अपनी नई भाभी अर्चना को आवाज़ लगाते हुए कनिका खुशी से उछलते कूदते कदमों से उसके कमरे तक जा पहुंची। कमरे में लगे एक बड़े शीशे के सामने बैठी अर्चना आईने में खुद को देख तो रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग कुछ अलग ही दुनिया में घूम रहा था। समुंदर की लहरों के समान उसके मन में उठती तूफानी लहरें अलग ही हलचल मचा रही थी। मन मस्तिष्क की इस लड़ाई के बीच फंसी अर्चना को ऐसे बैठा देखकर चुलबुली कनिका ने चुपके से पीछे से आकर उसके दोनों कंधों पर जैसे ही अपना हाथ रखा, अर्चना डर कर खड़ी हो गई। डर के मारे उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। अर्चना ने यूं अचानक कनिका को अपने सामने देखकर कहा, अरे दीदी आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे आवाज़ दे देती, मैं आ जाती। आप परेशान क्यों हुई? अर्चना के मुंह से इतना सुनते ही कनिका ने मजाक करते हुए कहा, मैं तो कब से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्यारी भाभी किसी की यादों में खोई थी। कोई बात नहीं, चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, सुबह हो गई है। आपकी आदरणीय सासू माँ यानी मेरी माताश्री आपको रसोई में बुला रही हैं। कनिका अपनी ही धुन में लगातार बोले जा रही थी कि तभी उसकी नज़र अर्चना पर गई, जो अपने हाथों से बहते खून को देखकर दर्द से निकले अपने आंसुओं को उससे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कनिका ने पास जाकर देखा तो अर्चना के गाल पर थप्पड़ के निशान और हाथों पर टूटी चूड़ियों के निशान उसके भाई केशव के किए सारे जुल्म की दास्तां को चीख चीख कर बयां कर रहे थे। कनिका ने अर्चना की तरफ आश्चर्य से आशंकित नज़रों से देखा तो अर्चना उसे देखकर और भावुक हो गई और कनिका का अपना तो पाकर दहाड़े मारकर रोने लगी। कनिका को माजरा समझते देर नहीं लगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो तो अपने बचपन से ही देखती आ रही थी। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अर्चना कनिका की बड़ी भाभी थी, लेकिन उम्र में दोनों समान ही थी। इसीलिए अर्चना को कनिका भाभी की तरह नहीं, एक सच्ची सहेली की तरह देखती थी। अर्चना और केशव की शादी हुए अभी महीना भर ही हुआ था। एक तरफ अर्चना जहाँ शांत स्वभाव की, बिना माता पिता के पली बड़ी संस्कारी लड़की थी, तो दूसरी तरफ केशव निहायती सक्की, औरतों को पैर की जूती समझने वाला अहंकारी पुरुष था। केशव में अपने पिता के संस्कार छाप स्वरूप आ गए थे। अर्चना को ऐसी हालत में देखकर कनिका को अपनी माँ पर हुए सारे जुल्म याद आ गए कि कैसे उसकी माँ को उसके पिताजी मारते और अपमानित करते थे, लेकिन हर बार माँ सब कुछ चुपचाप सहती रहती, जिससे उसके पिताजी का मनोबल मजबूत होता गया और कनिका की माँ पर उसके जुल्म का सिलसिला उनकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ। कनिका ने कहा, भाभी सच सच बताइए क्या हुआ? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है? अर्चना ने मन में गुस्से को दबाते हुए हाँ में सिर हिलाया और बताया कि रात में उसको उसकी मौसी के बेटे का फ़ोन आया था ये बताने के लिए कि मौसा जी का एक्सीडेंट हो गया है। इस बात पर ही केशव को गुस्सा आ गया कि उसने तुम्हें इतनी रात को फ़ोन क्यों किया। आज के बाद तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधा हम भाई बहन के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिया। कनिका ने गुस्से में अर्चना से कहा, भाभी आपको भाई ने मारा तो आपने पलट कर एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा? वही उनका हाथ पकड़कर उनको उनकी हद याद दिला देती। पति हैं आपके भगवान या भाग्य विधाता नहीं, जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। आपका मन, आप जिससे चाहे बात करे, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं उसका ना होना ही बेहतर है। तब तक दरवाजे पर खड़ी कनिका की माँ सुमित्रा जी ने कहा, ये क्या तू अर्चना को उल्टी सीधी बातें सिखा रही है? बेटा, औरतों को तो मर्दों का गुस्सा सहना ही होता है, और अगर हर औरत ऐसा करने लगे तो कभी कोई घर ही नहीं बसेगा। बहू तुम उसकी बातों में मत आना, बावली हो गई है, अभी शादी नहीं हुई है ना, तो इसीलिए इसको रिश्तों और समाज की समझ नहीं। जिस दिन समाज की बेड़ियां पैरों में पड़ेंगी, खुद ब खुद रिश्ते निभाने की समझ आ जाएगी। कनिका ने कहा, वाह माँ, क्या बात कही आपने। जो गलती आपने की बर्दाश्त करके वही गलती भाभी से भी करने के लिए कह रही हो। लेकिन आपको एक बात बता दूं, कोई मेरा साथ ही दे या ना दे, लेकिन मैं किसी भी बेड़ी को इतना मजबूत नहीं होने दूंगी जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और मुझे कमज़ोर बनाए। तब अर्चना ने कहा, दीदी ये समाज ऐसा ही है। इन कमज़ोर चूड़ियों की तरह ही हम औरतें भी होती हैं, जो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले टूटती ज़रूर है। लेकिन हम समाज में इन्हें पहने बिना नहीं रह सकते, क्योंकि तब हमें समाज जीने नहीं देगा।
इसीलिए इन्हें उतार कर फेंक नहीं सकते। ये कमज़ोर चूड़ियाँ जब हमारे हाथों में सजती हैं, तब हमें समाज में मजबूती के साथ मान सम्मान से जीने का अधिकार मिलता है। तब कनिका ने कहा, भाभी चूड़ियाँ उतार कर फेंकने की ज़रूरत नहीं, मन की बेड़ियाँ उतार कर फेंकने की ज़रूरत है। जब हम औरतें मन से मजबूत होंगी, तभी ये समाज भी हमें मजबूत समझेगा, मजबूर नहीं। हम औरतों की कमजोरी चूड़ी बिंदी या हमारा श्रृंगार नहीं, बल्कि हमारी परवरिश और हमारा सामाजिक व पारिवारिक ढांचा है, जिससे हमारा मन इतना प्रभावित हो जाता है कि हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर आज हम तीनों भाई का विरोध कर बैठे तो भाई को सुधरना ही होगा, लेकिन अफसोस हम औरतें एक दूसरे को सहने का पाठ पढ़ाते हैं और मर्दों को वो ऐसे होते हैं कहकर गलत करने का अधिकार दे देते हैं। जब हम औरतें घर में ही एक दूसरे के सम्मान और अधिकार के लिए बोल नहीं सकती, तो समाज या समाज के लोग खाक बोलेंगे। लेकिन इन सब के ऊपर अपने साथ होते गलत व्यवहार और हिंसा का विरोध हम औरतों को खुद ही शुरू करना होगा। कनिका ने अपनी माँ को पकड़कर कहा, माँ मैंने आपका दर्द महसूस किया है और आपने तो जिया है उस दर्द को, तो क्या अगर कल को मेरी शादी हुई और भाभी की तरह मेरे साथ भी मेरे पति ने यही व्यवहार किया, तो आपको अच्छा लगेगा? क्या आपने इसके लिए मुझे इतना लाड प्यार किया? क्या आप मुझे दर्द में देख पाएंगी? माँ भाभी के तो माँ बाप भी नहीं हैं, किससे वो अपना दर्द कहेंगी? कनिका की बातें सुनकर भी कनिका की माँ चुपचाप खड़ी रही और अपनी बात पूरी करके कनिका वहाँ से गुस्से में चली गई। कनिका वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो अपनी भाभी को न्याय दिलाकर ही रहेगी। उसको उनके हिस्से की खुशी और सम्मान दिलाकर रहेगी। तभी उसे दरवाजे पर अपनी बुआ के आने का शोर सुनाई दिया। उसने बाहर आकर देखा तो उसकी बुआ आई हुई थी। नई नवेली अर्चना ने जाकर उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उठकर रसोई की तरफ चली गई। अर्चना ने कनिका की मदद से पूरा खाना तैयार किया। खाने को खाकर बुआ ने कहा, वाह बहू, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। तेरे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा वास करती हैं। भाभी आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं, लाखों में एक बहू मिली है आपको। अब देखना कि केशव कैसे खाने का स्वाद लेते ही अर्चना पर लट्टू हो जाएगा, क्योंकि आदमियों के दिल का रास्ता तो पेट से ही होकर जाता है। बुआ सास ने अपनी भाभी सुमित्रा जी से कहा। तभी कनिका ने कहा, देखा बुआ, है ना मेरी भाभी लाखों में एक। सचमुच बुआ जी के मुंह से मैंने आज तक किसी के बनाए खाने की इतनी तारीफ नहीं सुनी जितनी अर्चना की सुनी। आह, इतनी तारीफ तो बुआ जी अपनी बेटियों की भी नहीं करती। मेरी तो बात ही छोड़ दो, मैं तो तरस जाती हूँ अपनी तारीफ सुनने के लिए। भूले भटके कभी तारीफ कर देती हैं तो मैं फूले नहीं समाती। बुआ सास की बहू सुधा ने अर्चना का हाथ पकड़कर हंसते हुए बोला। लेकिन इधर अर्चना भाव शून्य सबकी बातों को बस बेमन मुस्कान से सुने जा रही थी। तभी अर्चना की सास ने कहा, जी वो कहावत कहते हैं ना कि लोगों को दूसरे की बहू बीबी और अपना बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लोग सबको अच्छे और प्यारे लगते हैं। ये सब काम तो सिर्फ घर के मेहमानों के सामने सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं, और अभी तो नई नवेली है तो थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ता है। बाकी असलियत तो कुछ समय बाद ही पता चलती है। इसीलिए अभी ये तो हमारा दिल ही जानेगा कि कौन कितना और कैसा काम करेगा और कितनी हमारी सेवा होगी। ये बात सुन कनिका अपने गुस्से को दबाए अपनी भाभी अर्चना को साथ लेकर मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। तभी बुआ की बहू ने अर्चना की ननद कनिका से कहा, जानती हो कनिका, मुझे तो अर्चना की शादी से पहले उसकी सुंदरता की तारीफ सुनते चिढ़ होती थी। बहुत गुस्सा भी आता था जब भी माँ जी कहती, अर्चना जैसा सुंदर कोई नहीं। देखना तू अर्चना घर को कैसे चमका कर रखेगी, वो एक आदर्शवादी बहू बनेगी। क्या सजावट की थी उसने अपने मायके के घर के हर चप्पे चप्पे पर। उसकी सफाई और कलात्मक व्यक्तित्व की मोहर लगी हुई थी। हर काम में बस जब देखो तब अर्चना अर्चना, और गाना डांस तो क्या कमाल का गाती और करती है। कुल मिलाकर सर्वगुण संपन्न बहू है हमारी अर्चना। भाभी सचमुच, भाभी जब तक आपसे मिली नहीं थी बहुत जलन होती थी आपसे। पता है कनिका, मैं तो इस वजह से शादी में भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन माँ जी की ज़बरदस्ती की वजह से आना पड़ा। फिर यहाँ आने के बाद भाभी के मधुर व्यवहार ने ऐसे अपना बनाया
कि ईर्ष्या की जगह प्यार, सम्मान और अपनेपन ने ले ली है। तभी कनिका ने कहा, इतना ही नहीं भाभी, मेरी भाभी गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। एक बार सुन लिया तो मुग्ध हो जाओगी आप। अच्छा फिर आज तो आप पहले आपकी मीठी आवाज़ में एक गाना ही सुना दीजिए। बहुत तारीफ सुन ली सबसे, बुआ की बहू ने कहा। तब अर्चना ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर इंसान में कोई न कोई कमी तो रहती ही है। इसी तरह मैं भी सर्वगुण संपन्न नहीं। कोई कितनी भी तारीफ कर ले आज, लेकिन जिस दिन मुझ में कोई गलती हुई उस दिन सबको मेरी सारी कमियां भी पता चल जाएंगी। अर्चना ने फीकी मुस्कान चेहरे पर रखे हुए कहा, जिसे सुनकर कनिका को अर्चना के दर्द का एहसास भली भांति हो गया था। लेकिन उसको तकलीफ तो बस इस बात की थी कि उसकी माँ भी एक औरत होकर अर्चना के साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार कर रही है। तभी बुआ की बहू ने कहा, अर्चना तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पूरी शादी में सब तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे, वो भी खुशी खुशी। भला कौन तुम जैसी औरत में कमी निकाल सकता है? केशव भैया तो आपकी सुंदरता पर लट्टू हो गए होंगे। अच्छा एक बात साफ साफ बताइए, आखिर आप अपनी तारीफ सुनकर भी खुश क्यों नहीं है? तब अर्चना ने कहा, कोई बात नहीं है भाभी, लेकिन बुआ की बहू को कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। फिर उसने जोर देकर अपनी बात कही, अब बताओ भी आखिर क्या बात है? अपनी तारीफ सुनते हुए हर स्त्री की आंख में गर्व और चेहरे पर चमक होती है, लेकिन आपकी आंखों में गर्व की जगह दर्द उमड़ रहा है। क्यों अर्चना? कनिका आखिर बात क्या है? तब कनिका ने कहा, भाभी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आज तुम ये सच जान लो, क्योंकि तुम इस घर की बहू और मेरी सबसे पसंदीदा भाभी भी हो। जानती हो भाभी, अर्चना भाभी नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई, हर लड़की की तरह अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर। सोचा होगा अपने काम, व्यवहार और प्यार से सबका दिल जीत लूंगी, लेकिन अफसोस उनके सपने सपने ही रह गए। उनके रूप और गुणों की प्रशंसा आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार सभी कर रहे थे, लेकिन यही सबसे बड़ा इनका दुश्मन है। मेरे भाई और माँ को भाभी में कोई गुण या अच्छाई नजर नहीं आई। बात बात में कमी और उनकी सही बातों का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। उन्हें भाई द्वारा मारा पीटा गया और माँ ने ये कहकर इनको चुप करा दिया कि ये तो हर औरत के जीवन की कहानी है, जिससे इन्होंने आते ही इन दोनों की खुशी के लिए हंसना बोलना सब छोड़ दिया और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन तारीफ करता है कौन शिकायत। जिस सास और पति को सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते हैं, उन्हें तो कोई गुण कोई खूबी दिखी ही नहीं अब तक, और इन्होंने खुद को अपनी कमज़ोर चूड़ियों की तरह कमज़ोर समझ लिया है, जबकि ये भूल गई कि औरतों की चूड़ियाँ नहीं, मन कमज़ोर होता है, जिसकी वजह परिवार के प्रति समर्पण और समाज द्वारा तिरस्कृत किए जाने का डर होता है, जिस वजह से ये सही गलत सब बर्दाश्त करने लगी। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई कि क्यों एक लड़की की शादी के बाद उसकी सारी कोमल भावनाएं ससुराल आते कुचल दिए जाते हैं। उसे मौन रहकर सबके तिरस्कार और अपमान झेलने होते हैं। आज भी आपने शायद गौर नहीं किया, बुआ जी ने तो तारीफ की, लेकिन मेरी माता जी का मुंह टेढ़ा ही रहा। तारीफ के दो बोल नहीं कह पाई वो भाभी के लिए। मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि अब भाभी की तारीफ बस एक दूसरे की बहू से कम ज़्यादा आंकने के लिए होगी। अब उनके काम रहन सहन की तुलना करके उनको बस नीचा दिखाया जाएगा। इसीलिए ऐसी तारीफ का जीवन में कोई मायने नहीं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए की जाए। इतना कहते हुए जैसे ही कनिका ने कमरे की दरवाजे की तरफ देखा तो सुमित्रा जी की घूरती निगाहें उसे एकटक देख रही थी। बुआ साथ में खड़ी थी। दरवाजे पर खड़ी बुआ और सुमित्रा जी ने सारी बातें सुन ली। सारी बातों को सुन सुमित्रा जी निगाहें झुकाए वहां से चली गई। हेलो जीजी, हम अमन के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, आप भी तैयार रहना साथ चलने के लिए। और हाँ, केशव को व्हाट्सएप पर लड़की और लड़की के घर वालों का डिटेल भेज रही हूँ। तब तक 1-2 दिन में बोल देना, जरा परिवार की समाज में मान सम्मान इज्जत कैसी है सब कुछ पता कर लेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, लड़की की चाल चलन भी पता कर लेंगे। सुमित्रा जी की भाभी गीता ने फ़ोन पर उनसे कहा। सुमित्रा जी ने कहा, ठीक है भाभी, मैं केशव को बोल दूंगी। कहकर सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया। सुमित्रा जी ने रात के खाने पर अपने बेटे केशव अपनी भाभी की कही बात बताई। केशव ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है, पता कर लेता हूँ।
उसने अपने दोस्त यार और जानने वालों को फ़ोन करके पता किया। सभी ने लड़की वालों की और लड़की की तारीफ की। ये सब कुछ होते हुए अर्चना और कनिका देख रही थी। खासकर कनिका तो घात लगाए बैठी थी कि कम मौका मिले और वो अपनी माँ और भाई को सही रास्ते पर लाए। तभी सुमित्रा जी ने कहा, केशव, कनिका के लिए कोई रिश्ता आया कि नहीं? अभी तक मैट्रिमोनियल साइट पर। केशव, नहीं माँ, कुछ रिश्ते आए लेकिन वो सब लड़के अपनी कनिका के लायक नहीं। तभी सुमित्रा जी ने कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को अच्छा घर वर देना जो हमेशा खुश रखे उसको। दरअसल अमन 35 साल का हो चुका था, लेकिन उसके लिए उसके पसंद की लड़कियां नहीं मिल रही थी। पहले उसके आशिक मिजाज की वजह से शादी नहीं हो रही थी, अब उम्र हो जाने पर लड़की नहीं मिल रही थी। जो भी रिश्ता आता उसमें लड़की में ऐसे ऐसे शब्दों में नुक्स निकाले जाते कि कनिका का खून खौल उठता। कभी लड़की को मोटी भैंस तो कभी काली माई, नाटी जैसे तमाम अपशब्द कहे जाते, जिसे सुनकर ही कनिका गुस्से से भर जाती। उम्र अधिक होने के कारण अब अमन की उम्र लड़की वालों को 5 साल कम बताई जाने लगी। खैर, कुछ दिनों बाद गीता मामी के बेटे बेटी और पति संग आगमन हो गया। इधर अर्चना दिन भर सभी के आओ भगत में लगी रहती, क्योंकि घर के लिए अर्चना बहू कम नौकरानी ज़्यादा थी। उसे घर के मामलों में बोलने और कोई राय रखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, कारण केशव का घर पर पूरा दबदबा था। इधर सुमित्रा जी मौका मिलते बात बात में केशव को अपनी माँ होने की दुहाई देना ना भूलती। इन सब चक्करों में अर्चना के जज्बात दब कर ही रह गए थे। शाम के समय सुमित्रा जी, गीता और घर पर आईं। पड़ोस की शकुंतला जी की 2 सहेलियां आपस में बैठकर अपनी अपनी बहुओं की बात कर रही थी। कनिका वहीं बैठी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उन लोगों की तेज आवाज़ रसोई तक भी जा रही थी। सुमित्रा जी की एक सहेली ने कहा, गीता भाभी, लड़की को देखने जाना तो अच्छे से ठोक बजा कर देख लेना। आजकल की लड़कियां बड़ी तेज और बेशर्म होती हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। देखने में तो सीधी सादी होती हैं, लेकिन उतनी ही मीठी छुरी होती हैं। दूसरी सहेली, हाँ गीता जी, सबकी किस्मत सुमित्रा जी की तरह नहीं होती, जो अर्चना की तरह बहू मिले। अब तो बहुएं शादी होते ही अलग हो जाती हैं, उनको पति के साथ बाहर अलग रहने का चस्का लग जाता है। सास ससुर तो फूटी आंख नहीं सुहाते आजकल की लड़कियों को। कम से कम लड़की को 2 साल अपने साथ ही रखना, फिर बेटे के साथ भेजना। क्यों सुमित्रा बहन? अब बारी सुमित्रा जी की थी। उन्होंने कहा, अरे कहाँ अर्चना, कोई सीधी सादी बहू नहीं है, वो तो मेरे बेटे केशव ने लगाम कसकर रखी है, वरना उन महारानी के रंग ढंग और तेवर भी वही हैं, बिगड़ैल वाले। वो तो हमारा बेटा ही जोरू का गुलाम नहीं। गीता ने कहा, जानती हूँ जीजी, आप सबकी तरह मैं भी इसी बात से चिंता में हूँ कि बहू के आते मेरा बेटा हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए तो इतने सालों से लड़की देख रही हूँ और लड़कियों को छांट रही हूँ। अब कनिका का सब्र जवाब दे चुका था, सबकी बहू पुराण पर राय सुनकर। तभी अर्चना ने चाय ला कर रखी कि तभी सुमित्रा जी की सहेली ने व्यंग करते हुए कहा, शक्ल पर तो बिल्कुल ना जाना इन लड़कियों के, बस देखने में ही मासूम और सीधी होती हैं। इतना सुनते अब गुस्से में कनिका बोल पड़ी, माफ़ कीजिएगा आंटी जी, मैं अपनी भाभी का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और बहुएं इतनी ही बुरी होती हैं तो अपने बेटों की शादी क्यों करते हैं लोग, और वो भी झूठ बोलकर। मासूम लड़कियों के परिवार वालों से अपने नालायक बेटों को लायक बताकर शादी करके लायक लड़कियों को ही नालायक साबित कर देते हैं। क्यों माँ और मामी, सही कह रही हूँ ना मैं? आप लड़की का चरित्र और परिवार तो पता कर रहे हैं, क्या आपने अपने बेटे के बारे में सब कुछ सच सच बताया है? अपने परिवार का पूरा सच बताया है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप लोग जानती हैं कि फिर आपके बेटों की शादियां कैसे होंगी। लड़का खराब है ये सच जानकर तो कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। आप सास लोगों की मंडली अपनी बहू के लिए बाहर के लोगों से शिकायत करते समय कहती है कि हम शादी करके फंस गए हैं, तू मत फंसना। बहुएं बुरी होती हैं, बेकार होती हैं, पति को गुलाम बना कर रखती हैं। माँ बाप की सेवा करने पर बेटों को बात बात पर टोकती हैं, सेवा करने से मना करती हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग अपने बेटों की शादी क्यों करते हैं? बहुएं बुरी होती हैं ये जानने के बाद भी आखिर बहुओं से उम्मीद क्यों की जाती है कि वो सास ससुर की सेवा करेंगी? फिर तो कराइए आप सब अपने अपने बेटों से अपनी सेवा, फिर सब असलियत पता चल जाएगी
कि कौन किसकी कितनी सेवा कर सकता है। दरअसल जानते आप सब हैं कि बहू की अहमियत क्या है, लेकिन ये सच स्वीकार नहीं करना चाहते। कितनी ताज्जुब की बात है कि एक औरत होकर भी आप दूसरी औरत का दर्द नहीं समझती। एक लड़की, एक बेटी अपना घर छोड़कर आपके घर की बहू बनकर आती है और आप उन्हें बुरी कहते हो। क्या ये बेशर्म होने वाली बात नहीं? एक बहू पूरा घर संभालती है आपका, आपके एक एक चीज का ध्यान रखती है, हर चीज गलत जगह से उठाकर सही जगह पर रखती है, संपूर्ण जीवन आपके नाम तक कर देती है, आपको पोते या पोती की सौगात देकर आपका घर रोशन करती है, आपका वंश और कुल आगे बढ़ाती है, कहीं कहीं तो मार और गाली गलौज भी सहती है। लेकिन अगर कभी कुछ गलत कार्य करने से रोकती है या गलत का विरोध करती है तो वो बेशर्म और संस्कारहीन हो जाती है। आपके बुरे वक्त में, दुख दर्द में साथ देती है, बीमार होने पर आपकी सेवा भी करती है, आपका पूरा घर परिवार संभालती है। फिर भी ससुराल वाले बहू को गलत ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच ही वही बना ली है, नकारात्मक। अरे अगर आप गलत काम करोगे तो आपको टोकेगी ही ना, कब तक गलत बर्दाश्त करेगी? इसमें बुरा क्या है? अगर आपका नालायक बेटा शादीशुदा है तो खुद को खुशकिस्मत समझिए, भाग्यवान समझिए, क्योंकि आपको एक लायक बहू मिली है जो सेवा करती है। खुद के बेटा बेटी दिन भर कुछ भी बोलते रहें, आपको बुरा नहीं लगता, और बहू की कही सही बात भी बुरी लगती है। और आप जिस बेटे की दुहाई दे रही हैं ना, वो बेटा भी आपकी बहू यानी अपनी पत्नी के साथ के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जानती हैं क्यों? क्योंकि उसको हम लड़कियों जितना सहना और करना सिखाया ही नहीं गया। और भूलिए मत कि आप सब भी कभी बहू थी, और आश्चर्य देखिए, आप चारों ही अपनी सास से झगड़े करके अलग हो गई थी। अब बताइए कि कौन खराब है, जमाना, सास या बहुएं? क्योंकि आप सब तो पुराने जमाने की बहुएं हैं ना। कहकर कनिका वहाँ से चली गई और सब उसका मुंह देखते रह गए, क्योंकि सबको मिर्ची लगी तो तेज थी, बस गुस्से में आवाज के साथ धुआं नहीं निकल रहा था। कनिका जानती थी कि इस तरह की बात से उसकी माँ उससे नाराज होगी, लेकिन उसे आज सच बोलने का सुकून था। माँ जी, मैं सोच रही थी कि हम लोग शाम को जब मामी जी के घर जाएंगे तो मैं अपनी भाई राजू से मिलते हुए वहाँ आ जाऊंगी। उसका एक्सीडेंट हो गया है। मौसा जी का एक्सीडेंट हुआ था तब भी मैं नहीं गई थी, और मौसी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं तो सोचा मिल लूँगी। अर्चना ने हिम्मत करके अपनी सुमित्रा जी को नाश्ता पकड़ाते हुए कहा। सुमित्रा जी ने कहा, देखो बहू, केशव को तुम्हारा उन लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद, तो तुम क्यों बेवजह झगड़ा मोल लेना चाहती हो? तुम्हारे मौसी की खानदान में तो कभी कोई बीमार रहता है, या कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी शादी, कभी कोई फंक्शन हमेशा लगा ही रहता है। इतना बड़ा संयुक्त परिवार जो है तुम्हारी मौसी का, लेकिन मैं हर किसी के लिए तुम्हें हाँ तो नहीं कर सकती। ऐसे हर किसी के फंक्शन में तुम जाने लगी तो पता चला साल भर तुम मायके की रिश्तेदारी ही घूम घूम कर निभाओगी, और कौन सा वो तुम्हारा सगा भाई है। तुम्हें पहले ही कहा था, आज फिर से कह रही हूँ, अब बुआ, मामा, मौसी के रिश्ते भूल जाओ। दूर के रिश्तेदार हैं, तुम्हारे माँ बाप तो हैं नहीं, इसीलिए आज से यही तुम्हारा मायका और ससुराल दोनों हुए। सुमित्रा जी के पास बैठी कनिका सब सुन रही थी और अपनी भाभी की आंखों में आए आंसू भी देख रही थी, लेकिन चुपचाप थी। अर्चना को जवाब पता था अपनी सास का, लेकिन करती भी क्या? जब अपना पति ही साथ ना दे तो शादी के बाद तो अर्चना ने अपने मायके से जुड़े रिश्ते सब छूट ही गए थे। अर्चना एक बिना माँ बाप की लड़की थी, जिसकी शादी एकल परिवार में कर दी गई थी, जिसमें रिश्ते के नाम पर सिर्फ सास, पति और एक ननद थी। अर्चना की मौसी उसे अपनी बेटी मानती थी, क्योंकि उनके कोई बेटी नहीं थी। लेकिन सुमित्रा जी और केशव के शक्की व्यवहार ने एक ही शहर में रहने के बावजूद उन्होंने अर्चना के ससुराल मिलने आना छोड़ दिया था। वो समझती थी, इसीलिए उन्होंने अर्चना को ही कह रखा था, जब भी समय मिले आ जाया करना। सब एक साथ पार्टी में पहुँचे। कनिका पार्टी में आकर अकेले एक कोने में चुपचाप बैठ गई। सबके बुलाने पर भी उसने पार्टी के किसी भी गेम या डांस में भाग नहीं लिया। ये देखकर सुमित्रा जी ने कहा, कनिका बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ आज तुमको? जाओ गिफ्ट राहुल भैया को दे दो और हैप्पी बर्थडे कहकर आओ। तभी तपाक से कनिका ने बीच में अपनी माँ को टोकते हुए कहा, माँ, मेरे भैया सिर्फ केशव हैं, दूसरा कोई और मेरा रिश्तेदार मेरा भाई नहीं हो सकता। क्यों भैया, सही कह रही हूँ ना मैं?
केशव ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम कनिका? पास बैठी कनिका की मामी और मौसी को माजरा समझते देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत कनिका से कहा, क्या बात है कनिका, साफ साफ बोलो, पहेलियां मत बुझाओ। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी कनिका ने कहा, मामी मौसी, मैं ऐसा कोई काम या रिश्ता नहीं रखना या करना चाहती हूँ जिससे मेरे ससुराल वालों को कुछ बुरा लगे और वो मुझे मारने पीटने लगे। शादी के बाद अगर हम भाई बहन के रिश्ते पर किसी ने शक किया तो मैं उसके साथ कभी नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए मैं पहले से सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहती हूँ, ताकि मुझे आगे चलकर अर्चना भाभी की तरह दुखी और अपमानित ना होना पड़े। जैसे माँ और भाई उनके मौसी के बेटों को उनका भाई ही नहीं मानते। सब निरुत्तर कनिका की बातों को सिर्फ सुन रहे थे। तब कनिका की मामी ने कहा, जी ये क्या बात हुई? आप अर्चना को क्यों नहीं जाने देती? दुख तकलीफ में रिश्तेदार या अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? और उन लोगों ने तो अर्चना को पाल पोस कर बड़ा किया है। बेटी की बातें सुनकर यूं अचानक सबके बीच खुले अपने राज को छुपाते हुए सुमित्रा जी ने कहा, अरे क्या बताऊं भाभी, ये लड़की भी ना कभी भी कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना देती है। भाभी के प्यार में इतनी दीवानी है कि मुझे डर है कि कहीं अर्चना बिगड़ ना जाए। खीस दिखाते हुए उन्होंने कहा। तभी कनिका की मौसी ने उससे सब बात पूछ ली कि क्या बात है, तो उसने पूरा सच उनको बता दिया। तब उन्होंने कहा, दीदी पहली बात, कनिका कभी झूठ नहीं बोलती जब तक कि कोई खास वजह ना हो झूठ बोलने के लिए। कनिका कुछ भी गलत नहीं कह रही। अर्चना के साथ इस तरह का व्यवहार करना गलत है। थोड़ा पीछे जाकर अपने साथ हुए व्यवहार को सोच कर देखिए, जो आपकी सास और जीजा जी ने आपके साथ किया था। दिन रात आपको उल्टा सीधा बोलते थे, किसी से ना मिलने देते थे, ना कहीं जाने देते थे। आप कितना रोती थी, हमेशा उदास रहती थी। अपनी सास के लिए आपके दिल में जरा भी प्यार और सम्मान नहीं था। उनके बुरे बर्ताव के कारण क्या आप अपना दिन भूल गईं? आप जो वही सब अर्चना के साथ करके आप वही गलतियां फिर से दोहराना चाहती हैं। अगर हम लोग ही आजकल की बहुओं और बेटों को रिश्तों की अहमियत नहीं बताएंगे तो ये लोग रिश्ते को कैसे महत्व देंगे? जब हम सब इस तरह से रिश्ते खत्म कर देंगे तो बहुएं इन रिश्तों की खूबसूरती और महत्व को कैसे समझेंगी? सुमित्रा जी को एहसास हो चुका था अपनी गलती का, लेकिन वो चुप ही रहीं। केशव इन सब बातों से अनजान था। जन्मदिन की पार्टी करके सुमित्रा जी घर पूरे परिवार के साथ आ गईं। कनिका अपने मिशन में लगभग कामयाबी की तरफ बढ़ चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हम औरतों को एक दूसरे की मजबूती बनना चाहिए, कमजोरी नहीं, जिसकी शुरुआत हमें अपने घर में ही मौजूद औरत का साथ देकर करना चाहिए। आपका भाभी की तरफ एक माँ की तरह पूरा कर्तव्य होना चाहिए कि उनके साथ कभी कोई गलत व्यवहार ना हो और वो सदैव खुश रह सकें। उसके बाद अर्चना की सास ने कहा, बहू, हम कल ही तुम्हारे मौसा जी को और तुम्हारे भाई को देखने चलेंगे। मैं खुद तुम्हें उनसे मिलाने ले चलूंगी। अगले दिन अर्चना तैयार हो रही थी कि तभी केशव की नज़र अर्चना पर पड़ी, जिसे देखकर फिर उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में गरजते हुए अर्चना से कहा, इतनी सुबह सुबह हीरोइन बनकर कहाँ जा रही है? इतना बन-ठन कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी शादी हो गई है और मुझे औरतों का इतना सजना संवरना पसंद नहीं। जाओ, जाकर रसोई में काम करो। लेकिन आज अर्चना ने केशव के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो उसे सुन ही नहीं रही हो। गुस्से में तमतमाते हुए केशव ने अर्चना का हाथ खींचकर उसे उठाते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? सुबह सुबह अपने किस यार से मिलने जाना है जो इतना तैयार हो रही हो? अर्चना ने तेज आवाज में कहा, केशव, पहले मेरा हाथ छोड़ो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। लेकिन मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसान की सोच का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वैसे तुम इतना जोर लगा रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। मैं अपने मौसा जी और राजू से मिलने जा रही हूँ। मौसा जी का नाम सुनते केशव और गुस्से में भड़क कर बोला, जब मैंने वहाँ तुम्हें जाने से मना किया है तो तुम वहाँ किसकी इजाज़त से जा रही हो? मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था, तुम्हारा वहाँ से रिश्ता खत्म। अब निकलो कमरे से बाहर, कहते हुए केशव ने अर्चना को जोर से कमरे के बाहर धक्का दे दिया। लड़खड़ाते हुए गिरती अर्चना दरवाजे की चौखट पर गिरते गिरते बची, क्योंकि उसकी सास ने उसे संभाला और सहारा देकर उसे खड़ा किया और कमरे में घुसी। गुस्से से अपनी माँ का तना चेहरा देखकर केशव ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा,
माँ तुम नहीं जानती इसका चरित्र, ये एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। ये अपने मौसा जी के लड़के से देर रात तक बात करती है। परसों ही मैंने दोनों को रंगे हाथ बात करते हुए पकड़ा और अब उससे मिलने के बहाने बना रही है। तभी केशव की माँ ने जोरदार तमाचे उसके गाल पर दे मारा। अचानक पड़े थप्पड़ से केशव एकदम सकपका गया कि उसकी डरपोक माँ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसने झल्लाते हुए कहा, माँ ये क्या है, आपने मुझे क्यों मारा? क्या इस औरत के लिए जो कल की आई हुई है, आप भूल गई कि मैं आपका बेटा हूँ? तब केशव की माँ ने गुस्से में दूसरा थप्पड़ फिर से उसके गाल पर मारते हुए उससे बोला, खबरदार अगर उसे कल की आई औरत कहा। वो मेरी बहू तुम्हारी पत्नी और इस घर का गुरूर है, समझे। जितना हक तुम्हारा मेरा हम सबका इस घर पर है, उतना ही हक उसका भी है इस घर पर, सामाजिक और कानूनी दोनों नजरिए से। रही बात तुम्हारी मेरा बेटा होने की, तो मुझे आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्मा रही है और खुद पर भी कि मैं तुम्हें औरतों का सम्मान करने के संस्कार देने में असफल रही। आज तुम्हारे अंदर मैंने तुम्हारे पिताजी की छवि देखी, जिनके मेरे जिंदगी में चले जाने का दुख नहीं बल्कि खुशी है, क्योंकि मैं अब आज़ाद हो गई उनकी बेड़ियों से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए भी अर्चना यही सोचे, क्योंकि जिन पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, विश्वास और सम्मान नहीं रहता, उन्हें निभाना एक औरत की मजबूरी बन जाए, वहाँ ऐसे पति का सम्मान तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ उनके ना रहने पर उसे कोई दुख भी नहीं होता। तुम्हें अपने पिताजी का व्यवहार खराब लगता था क्योंकि बात तुम्हारी माँ की थी, तो अब तुम खुद वही गलती क्यों कर रहे हो बेटा? अपनी पत्नी का सम्मान करना और उस पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि आखिरी दम तक पति पत्नी ही एक दूसरे के काम आते हैं। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। अगर तुमने आगे से अर्चना के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार किया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई बेटा भी था और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अर्चना को मैंने इजाज़त दी उसके मौसा जी से मिलने की, जिन लोगों ने उसे उसके माता पिता के जाने के बाद सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, उनसे वो एक पल में सारे रिश्ते खत्म कर ले। क्यों? क्योंकि उसके शक्की पति को उस पर भरोसा नहीं। अगर यही व्यवहार पत्नी भी पतियों के साथ करने लगे तो धरती से सारे रिश्ते नाते ही खत्म हो जाएंगे। हर रिश्ते की नींव सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिकी होती है। जहाँ विश्वास खत्म वहाँ रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तभी कनिका ने पीछे से कहा, भैया अगर कल को शादी के बाद मेरे पति ने भी ऐसा कहा तो आपको कैसा लगेगा? आपको शायद याद नहीं, आप भूल गए, लेकिन मुझे आज भी याद है। बचपन में जब पिताजी माँ को मारते थे तो आप कहते थे कि मैं पिताजी जैसा कभी नहीं बनूंगा, मैं अपनी पत्नी, माँ, बहन सबको प्यार करूंगा। केशव नजरें झुकाए अपने किए पर शर्मिंदा चुपचाप खड़ा था। तभी केशव की माँ उसके सिर पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, न जाने कैसे मैं अपना बीता हुआ कल भूल गया। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी मुझसे नफरत करें। तब केशव की माँ ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, अर्चना से मांग, जिसको तूने दर्द दिया है और अपमान किया है। तब केशव ने कहा, अर्चना हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मौसा जी से मिलने। अर्चना ने अपना दर्द भूल अपने पति को माफ़ कर दिया और केशव के साथ मौसा जी से मिलने चली गई। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि अगर हम औरतें एक दूसरे का साथ देने लगें तो कभी कोई पुरुष घर या बाहर कहीं भी हमारा अपमान नहीं कर पाएगा। हम औरतों को आसानी से कमज़ोर कह दिया जाता है, हमारी चूड़ियों को हमारी कमजोरी या बेड़िया बताया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा मन बेड़ियों में बंधा है, सामाजिक और पारिवारिक दबाव में, जिन्हें हमें उतार फेंकने की ज़रूरत है अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए। जिस दिन घर की औरतें एक दूसरे के सम्मान के प्रति जागरूक हो गईं और घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने लगीं, उस दिन समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले आधे से ज़्यादा अपराध खत्म हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।